डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। शायद आपको पता होगा कि इस समय COP29 की समिट चल रही है क्लाइमेट चेंज को लेके अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। और एज यूजुअल क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशन में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री ओवर द इशू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। डेवलप्ड कंट्री अगेन वापस से डेवलपिंग कंट्री को मदद देने से काफ़ी ज़्यादा पीछे हट रहा है, लेकिन इस बार इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इस पूरे COP29 में डेवलपिंग कंट्री ग्लोबल साउथ कंट्रीज के वॉइस को रखने का काम किया। तो इसी चीज़ के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डेवलप्ड कंट्री अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हुए नजर आ रहा है और कैसे इंडिया ने अकेले एक्सपोज किया है डेवलप कंट्री को COP29 में कि किस तरीके से वो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन जब आज रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर आती है तो वो डेवलपिंग कंट्री पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपने का प्रयास कर रहा है। चाइना भी इंडिया का साथ देते हुए नजर आया और दोनों ने खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके ऊपर अपना टारगेट साधा किया। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि ये क्या बताता है आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले आप यहाँ पे एक न्यूज़ देख सकते हैं कि इंडिया ने NCQG डिसीजन को रिजेक्ट किया है। NCQG का मतलब नेशनल कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। इसका मतलब है कि डेवलप्ड कंट्री कितना पैसा डेवलपिंग कंट्री को लेके देंगे, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट होना था इस पर्टिकुलर COP29 के समिट में। बिकॉज जो अभी तक क्लाइमेट फाइनेंस का टारगेट है वो 2025 तक के लिए एप्लीकेबल है। 2025 से लेके 35 तक डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को कितना पैसा देंगे, इसी को NCQG कहा जाता है। और इसी NCQG को फाइनलाइज करने के लिए ये COP29 समिट को बुलाया गया था। लेकिन अब ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है ये काफ़ी ज़्यादा डेडलॉक में हो चुका है बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्री है खासकर इंडिया, इन्होंने NCQG के इस पर्टिकुलर डिसीजन को हिस्टोरिकली रिजेक्ट किया है। बिकॉज अभी तक इंडिया ने कभी भी इस तरीके के COP29 समिट में कोई भी डिक्लेरेशन के ऊपर रिजेक्शन नहीं किया है। बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया हैज स्टूड alone, and when India stood alone, many of the developing countries came in support of India, जिससे बताता है कि इंडिया आज really is the voice of the global south। तो ये आप न्यूज़ देख सकते हैं कि इंडिया ने संडे को रिजेक्ट कर दिया है नए क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज का। अब हुआ क्या कि COP29 समिट हुआ, इसमें NCQG के ऊपर फाइनली डिसाइड किया गया कि डेवलप कंट्री जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री को $300 बिलियन एनुअली 2025 से लेके 35 तक देंगे, सो दैट ग्लोबल साउथ के कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को झेल सके। लेकिन इंडिया ने इस पर्टिकुलर टारगेट को, इंडिया ने इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को रिजेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि इट इज़ टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। बहुत ही कम गोल है ये, बहुत ही कम कमिटमेंट है डेवलप्ड कंट्री का, क्योंकि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। और इंडिया पहला कंट्री था जिसने करेज दिखलाया। इंडिया वॉज द फर्स्ट टू रिजेक्ट द डिसीजन और इंडिया का यही स्टैंड था कि ये ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों को फुलफिल नहीं करता है। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैचेस ऑलरेडी 20 नवंबर से करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में चल रहे हैं। ऑल्सो एट ए वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग के डिटेल, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आप यहाँ पे हमारे देख सकते हैं। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इंडिया ने क्यों आखिरकार इस पर्टिकुलर प्रपोजल को रिजेक्ट किया? बिकॉज इंडिया ने कहा कि आज ग्लोबल साउथ को रिक्वायरमेंट है प्रति साल एवरी ईयर $1.3 ट्रिलियन। अब बात है कि $1.5 ट्रिलियन डेवलप्ड कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को हर एक साल देना चाहिए 2025 से 35 तक, सो दैट ग्लोबल साउथ जो एक क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट झेल रहे हैं उनको बहुत मदद मिल सके। लेकिन ये जो $300 बिलियन का आपने ऑब्जेक्टिव रखा है ये बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जो इनकी डिमांड थी। अब 1.3 ट्रिलियन गोल जो था उसके ऊपर डेवलप कंट्री ने देखिए क्या कह दिया। डेवलप कंट्री ने कहा कि हाँ ये सही बात है, 1.3 ट्रिलियन गोल
गोल की ज़रूरत तो है, लेकिन ये जो टारगेट है ये 2035 के बाद भले आप बात कर सकते हैं। और ये $1.3 ट्रिलियन जो आपका डिमांड है, इसमें केवल डेवलप कंट्री को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, रादर डेवलपिंग कंट्रीज को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी ये हिपोक्रेसी है कि अब जब क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है, जब ग्लोबल साउथ ने $1.3 ट्रिलियन का डिमांड किया, तो ये डेवलप कंट्री कह रहे हैं कि हम अकेले क्यों दें, डेवलपिंग कंट्री को भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी ये टारगेट को अचीव किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था ग्लोबल साउथ के लिए, और इसी बात को इंडिया ने इस पूरे COP29 समिट में रखने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि इंडिया ने जब ये रिजेक्ट किया प्रपोजल, तो इंडिया के साथ नाइजीरिया खड़ा हो गया। नाइजीरिया ने कहा कि ये सही कह रहा है इंडिया, ये जो $300 बिलियन का गोल है ये बिल्कुल जोक है। मलावी, बोलीविया और भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ये तो इनफैक्ट वॉकआउट भी कर गए इंडिया के इस रिजेक्शन के बाद। तो एक तरीके से इंडिया जो है इस पूरे COP29 समिट को अपने पक्ष में ग्लोबल साउथ की दिशा में ले जाने का काम किया है। दैट इज समथिंग विच इंडिया हैज इनक्रेडिबली डन। और इंडिया ने इनफैक्ट ये नया चीज नहीं किया। अगर आप देखेंगे इंडिया में जब G20 हुआ था तो हमने अफ्रीकन यूनियन को भी जगह दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट भी कंडक्ट कर रहे हैं, उसका 3रा एडिशन इस साल हुआ है। इसके पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। तो इंडिया जो है वो हमेशा से अपने फॉरेन पॉलिसी में डेवलपिंग कंट्री की बात रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे रखता है। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर इंडिया को आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है, देन इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ दीज कंट्री, बिकॉज ये बहुत बड़ा ब्लॉक है ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इसीलिए इंडिया इनकी बातों को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहता है। अब अगर देखा जाए कि इंडिया का जो पक्ष रखा गया, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने इंडिया का पक्ष रखा COP29 में, और इन्होंने एक तरफा डेवलप्ड कंट्री को एक्सपोज करने का काम किया। पहला चीज उन्होंने कहा कि ये जो डेवलप्ड कंट्री कह रहे हैं कि $1.3 ट्रिलियन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को भी मदद करना चाहिए, ये प्राइमरली वायलेट करता है CBDR के प्रिंसिपल को। CBDR प्रिंसिपल का फुल फॉर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सारे कंट्रीज का कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना, लेकिन इस चीज का जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है। बिकॉज डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज इन्होंने क्लाइमेट चेंज के आज जो असर है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है उसमें डेवलप्ड कंट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और आज वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से डायरेक्टली इंडिया ने अपना स्टैंड रखा। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा शो ऑफ है। $300 बिलियन आखिरकार होता क्या है? ये एक इल्यूजन है, ये एक दिखलावा है, इससे कोई भी तरीके का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हमारे पास नहीं पहुंचेगा। बिकॉज जिस तरीके के चैलेंजेस आज ग्लोबल साउथ कंट्रीज झेल रहे हैं दैट इज ह्यूमंगस, और उसमें ये छोटा सा एक तरीके का लॉलीपॉप देना दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और इनफैक्ट इंडिया ने ये भी कहा कि इंडिया को तो बोलने से भी रोका गया। इस पर्टिकुलर $300 बिलियन का जो टारगेट है इसको अचानक अडॉप्ट कर लिया गया। इंडिया ने परमिशन मांगा कि इंडिया को इसके ऊपर बोलना है, बट इंडिया को बोलने से रोका भी गया। इसलिए इंडिया ने कहा कि ये पूरा चीज स्टेज मैनेज था, इसको जानबूझकर डेवलप्ड कंट्री ने अपने हिसाब से मैनेज किया। इंडिया को बोलने की इजाजत भी नहीं थी, जिससे बताता है कि ट्रस्ट जो बहुत जरूरी है ऐसे नेगोशिएशन में वो फुलफिल नहीं हो पाया, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। ये जो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर अटैक है, ये रिसेंट टाइम्स में इंडिया और चाइना ने मिलकर कॉन्फ्रंट किया था, खासकर जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था, जिसके थ्रू वो क्लाइमेट चेंज के नाम पे ट्रेड बैरियर्स लगा रहे थे, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर बहुत एक्सेसिव कॉस्ट इंपोज करने का प्रयास कर रहे थे। तो COP29 में इंडिया चाइना ने मिलकर ग्लोबल साउथ कंट्री के बिहाफ में इनको काफी ज्यादा अटैक किया। और आपको शायद पता होगा, अगर इन सारे चीज़ों को समराइज किया जाए तो एस जयशंकर का वो स्टेटमेंट कि यूरोप जो सोचता है, यूरोप जिस माइंडसेट से गुजरता है कि यूरोप की प्रॉब्लम आज दुनिया की प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल गलत बात है। आज दुनिया की प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, आज दुनिया को प्रॉब्लम है फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर कहा था 3F क्राइसिस। लेकिन इसके बारे में आप बात नहीं करते। लेकिन रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया तो आप सोचे कि पूरा ग्लोबल साउथ आपको सपोर्ट करे, आपके इस सैंक्शन वाले रेजिम को फॉलो करे।
लेकिन अगर आप इस तरीके के सपोर्ट चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू बिहेव लाइक दैट, फर्स्ट यू हैव टू सपोर्ट आवर प्रॉब्लम। बट आप हमारे प्रॉब्लम को भूल जाते हो। आप कहते हैं रशिया से तेल ना खरीदो, आप चाहते हो कि हम 1.3 ट्रिलियन डॉलर के गोल में कंट्रीब्यूट करें, तो आप हमारे प्रॉब्लम को और बढ़ाना चाहते हो। और आज जब आप खुद क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को झेल रहे हो तो आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें। सो दैट कैन नॉट बी वन वे। इफ यू नीड आवर हेल्प फर्स्ट यू हैव टू डिजर्व टेकिंग आवर हेल्प। इसलिए एस जयशंकर ने भी इस पूरे चीज के ऊपर डेवलप्ड कंट्री के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का काम किया है। तो इस तरीके से इंडिया ने COP29 समिट को सक्सेसफुली ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बिहाफ में बात रखने का काम किया है। और आने वाले टाइम में इंडिया की इमेज एज अ विश्व गुरु, एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ये और ज्यादा स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा आउटकम है कि जिस तरीके से इंडिया चाइना मिलके कोलैबोरेट किए हैं, मिलके कोऑपरेट किए हैं, ये बताता है कि अगर दोनों कंट्री इसी तरीके से मिलजुल के काम कर पाए सो दे जो एशियन सेंचुरी का ड्रीम है उसको फुलफिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। और तीसरा, अगर डेवलप्ड कंट्री रियली चाहते हैं चाइना या रशिया या किसी को भी बैलेंस करना, तो सबसे पहले वो ग्लोबल साउथ कंट्रीज का सपोर्ट को ज्वाइन करें। चौथा सबसे बड़ा आउटकम है कि इंडिया का जो इमेज है साउथ वेस्टर्न पावर की, इंडिया का वेस्ट के साथ भी अच्छा रिलेशन है और ग्लोबल साउथ के साथ भी अच्छा रिलेशन है। और इंडिया हमेशा से एज अ ब्रिज काम किया है सो दैट डेवलप्ड कंट्री और ग्लोबल साउथ कंट्री के प्रॉब्लम को एक साथ मिलकर रिजॉल्व कर सके। सो इंडियाज इमेज ऑफ बीइंग अ साउथ वेस्टर्न पावर ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया है। सो ओवरऑल COP29 समिट डेवलप्ड कंट्री को एक्सपोज किया और डेवलपिंग कंट्री खासकर इंडिया के लिए एक तरीके का विक्ट्री है। ऑल्दो जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला, बट सिंबॉलिकली इंडिया हैज प्लेड इट्स गेम वेरी वेल। आपका क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर इशू के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।